कौन से ऐसे 3 हिस्टोरिकल डिसीजन बहुत सही से लिया गया ताकि इंडिया को स्ट्रेंथन बनाने के लिए। रशिया सोवियत यूनियन इंस्पायर्ड कंट्री जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे चलती थी, जहाँ पे बिजनेसमैन को चोर समझा जाता था, उसने अपनी मार्केट्स ओपन की। आईआईटीज में हाई टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स, उनका जो बेनिफिट मिला इंडिया को, इवन जो हमारी स्पेस रिसर्च है, न्यूक्लियर टेस्ट, उसके अंदर इंडिया ने इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। इंडिया अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो चाइना के साथ में ट्रेड करना कैसा आपको लगता है कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं? कि आप चाइना के बराबर नहीं हो। मेरे ख्याल से इनको तिब्बत को मान के कि ये आपका है, साइन अप करके और सारी रोड्स इंडिया तिब्बत की ओपन कर देनी चाहिए कि लोग आराम से जाएं, एक सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट दोबारा स्टार्ट हो। कई सालों बाद देखेंगे सिविलाइजेशन है, इंडिया बोलती तो है नहीं। आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत सारे सैंक्शन इंडिया पे लग भी रहे हैं। इससे क्या इंडिया सुरक्षित है? ब्रिक्स का जो करेंसी इन्होंने सोचा है वो इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए कि जो एशिया की सेविंग्स हैं वो यूरो या डॉलर में क्यों जाए, वो ब्रिक्स जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनकी करेंसी में जानी चाहिए। एनर्जी भी एक बड़ा बिग पेन पॉइंट है इंडिया का। तो इंडिया इज नॉट मिसिंग द बस। इंडिया ने पेरिस अकॉर्ड साइन किया था कि 2030 तक हम इतना रिन्यूएबल एनर्जी लगा लेंगे। इंडिया इज इन ट्रैक। 2025 में जो साल गया, अगर उसकी इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप कैसे क्या ग्रेड देंगे? क्यों नहीं? रिपब्लिक डे में जो हमारे परेड होते हैं जनपद में, बहुत सारे टैंक, मिसाइल्स, हमारा आर्टिलरी सिस्टम्स, वो सारे शोकेस होते हैं। बट क्या आपको लगता है नाउ इज अ टाइम कि हमें इकोनॉमिक परेड भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक भी हमारा जो प्रेजेंस है वो ग्रो करे? वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। दोस्तों, आज एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर हर तरफ एक सवाल घूम रहा है, क्या इंडिया सच में अब रुकेगा या दुनिया के प्रेशर के बावजूद अपना रास्ता खुद बनाएगा? हमारे आसपास जियोपॉलिटिक्स की तनाव है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रही है और नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर डिजिटल करेंसी तक। लेकिन इस बीच एक नैरेटिव खड़ा है, इंडिया ना झुकेगा ना ही रुकेगा। आज का डिस्कशन इसी पर होगा। हम अपने पास्ट से क्या सीख कर आए, प्रेजेंट में क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, और फ्यूचर के लिए इंडिया को कैसे तैयार रहना चाहिए, सिर्फ मिलिट्री सेंस से नहीं बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फॉरसाइट के साथ। ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं, एक रोड मैप है, एक पर्सपेक्टिव है जो हमें समझाता है कि कहानी सिर्फ ग्रोथ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि सर्वाइवल और डोमिनेंस की है। सो इस टॉपिक के डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर तुषार कंसल सर। लेट्स वेलकम टू मिस्टर तुषार कंसल। सर, अगर आपको इंडिया का हिस्टोरिकली जो डिसीजन हुए हैं, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसे 3 हिस्टोरिकल डिसीजन बहुत सही से लिया गया ताकि इंडिया को स्ट्रेंथन बनाने के लिए, एंड कौन से ऐसे 3 डिसीजन ऐसे भी हैं जो आपको लगता है रॉन्ग है, जो अभी भी वनरेबल है इंडिया के लिए, कभी भी वो नुकसान दे सकता है? देखो, 3 चीज़ें जो इंडिया के लिए अच्छी गई हैं। पहला तो मैं ये मानता हूँ कि जो रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो बहुत पॉजिटिव गए। इंडिया लेट था ओपन करने में, साउथ ईस्ट एशिया पहले ही ओपन कर गया था और चाइना पहले ही ओपन कर गया था। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक रशिया सोवियत यूनियन इंस्पायर्ड कंट्री जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे चलती थी, जहाँ पे बिजनेसमैन को चोर समझा जाता था, उसने अपनी मार्केट्स ओपन की। और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप तो शुरू से ही अच्छी थी। तो वो मैं कहता हूँ एक डिफाइनिंग मोमेंट डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर था। दूसरा, जो आईआईटीज और आईएम्स बने, उसमें जो आईआईटीज में हाई टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स हमारे जो निकले, उनका जो बेनिफिट मिला इंडिया को बहुत ज़्यादा। इवन जो हमारी स्पेस रिसर्च है, न्यूक्लियर टेस्ट, उसके अंदर इंडिया ने इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। टेस्ट 1998 में किया, बट इंदिरा गांधी जी के टाइम में स्टार्ट हो गया था न्यूक्लियर वेपन। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। न्यूक्लियर वेपन के होने से ये होता है कि जिस तरह से नेपाल में गवर्नमेंट गिरी है सोशल मीडिया यूज करके, बांग्लादेश में गिरी, श्रीलंका में गिरी, मालदीव्स में जिस तरह से सरकारें गिरी, लाइक 9 पिंस की तरह गई सरकार, वो इंडिया में करना मुश्किल है। देखो, लद्दाख में आग लगाई इन्होंने, इंडिया ने कंट्रोल कर लिया। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर अम्ब्रेला से लोग सीधे रहते हैं।
यूक्रेन ने अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी छोड़ दी थी, उनके पास थी, सोवियत यूनियन जब हटा था तो उनके पास थी, क्योंकि अपनी बहुत सारी न्यूक्लियर कैपेसिटी सोवियत यूनियन ने यूक्रेन में बना रखी थी, लेकिन वो वेस्टर्न प्रेशर के चलते उन्होंने दे दिया सारे वेपन्स, और रशिया ने अटैक कर दिया। अगर उनके पास न्यूक्लियर होते तो 3-4 साल से लाइट फाइट नहीं चल रही होती। तो दूसरा है न्यूक्लियर वेपन। और तीसरा मैं मानता हूं कि जो गवर्नमेंट ने पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम बनाया है, जन धन, आधार बेस्ड, यूपीआई बेस्ड, क्योंकि राजीव गांधी ने बोला था कि जो गवर्नमेंट का पैसा नीचे जाता है उसमें से सिर्फ 15% सही आदमी के हाथ में पहुंचता है, 85% वेस्ट हो जाता है। अब वो टारगेटेड पैसा जाता है अकाउंट्स में, और गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रही है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, कभी कोई स्कीम है, कभी कुछ है, वेलफेयर बेनिफिट्स बहुत है, 25 करोड़ लोगों को गैस मिल रही है, तो वो सही हाथों में जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया अभी भी वेलफेयर स्टेट है बहुत मैसिव लेवल पे, फॉर द राइट रीजंस। गरीबी बहुत है, और एंड ऑफ द डे अगर आपकी जॉब्स देने की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो आपको किसी तरह से तो उनको उनकी प्लेट तक खाना पहुंचाना पड़ेगा। और जो गलत चीज़ें हुई हैं उसमें मैं लॉस्ट डेकेड्स की बात करूंगा, जैसे 1947 से लेके सोशलिज्म पकड़े रखा, कम्युनिज्म पकड़े रखा, बिजनेसमैन को चोर की तरह देखा, हर चीज़ स्टेट करेगा, तो वो जो था। और 2004 से 14 के बीच में भी इंडिया पीछे गया, आगे नहीं आया। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ, ये आप कहीं पे भी जाके रिसर्च कर सकते हैं कितना ग्रोथ किसके टाइम में हुआ था। तो मतलब ये लॉस्ट डेकेड्स जो हैं इनको मैं बहुत बड़ा सेटबैक मानूंगा, बिकॉज आप देखो ना 2000 से लेके 2025 तक चाइना शायद 4 ट्रिलियन से 22-23 ट्रिलियन जीडीपी पे पहुंच गया। उस टाइम ग्लोबल जो हवा चल रही थी वो थी फ्री ट्रेड की, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्रिटिकल टाइम था। उस टाइम पे आपने 10 साल के लिए बस मिस कर दी। अब टाइम उल्टा हो गया, अब हर कोई प्रोटेक्शनिज्म, मार्केट्स बंद करो, ग्लोबल अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करो, अब उल्टी हवा चल रही है। अब इट इज मोर डिफिकल्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबल बिजनेस सिनेरियो। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि वैसे किसी दिन इस बात का जिक्र ज़रूर आएगा, ये बात किसी इंडियन को पता नहीं है कि जब 1975 में के बाद जब इंडिया में अनाज ख़त्म हो गया था, खाना ख़त्म हो गया था, और हमें अमेरिका से भीख मांगनी पड़ती थी, और वो अपना सड़ा गला बचा हुआ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ बेचते थे। तो एक साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे, इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, वो अपोज करती थी यूएस को कि नहीं हम सोवियत यूनियन के साथ हैं, और दूसरे टाइम पे हम कहते थे प्लीज हमें कुछ खाने को दे दो। तो उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की एक चीज हुई थी पंजाब में, हरियाणा में, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और उसमें मैसिव लेवल पे यूएस टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, एग्रीकल्चर टेक्निक्स वो लगाई गई थी। नॉर्मन बोरलॉग के नाम से एक यूएस साइंटिस्ट थे जो इंडिया में उन्होंने लगाया था। तो लोगों को ये पता नहीं है कि लोग बड़े मतलब हम बड़े खुश होते हैं कि उससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए अपने खाने में, हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती। मतलब आज के टाइम में इंडिया बहुत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम सारा खुद ही यूज़ कर लेते हैं, हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कम है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो मतलब जस्टिफाइड है। ऑल्दो हमारी बेस्ट चीज़ें बाहर जाती हैं, जैसे अल्फोंसो आम किसी इंडियन ने खाए नहीं होंगे, सब बाहर ही चले जाते हैं, तो वो एक चलो एक अलग इशू है। लेकिन वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसने वीट और राइस, अनाज और चावल को स्टेपल फूड बना दिया इंडियंस का। जबकि ये ज़्यादा पानी लेते हैं बनाने में, जल्दी बन जाते हैं, इसलिए इनको चूज किया गया, लेकिन ये शुगर करते हैं, डायबिटीज करते हैं। तो इंडिया में लोग खाते थे मिलेट्स, मिलेट्स से डायबिटीज नहीं होती, बहुत कम पानी में डेवलप हो जाते हैं। वो डेवलप करने की बजाय अब ये पता नहीं यूएस ने करवाया
या कैसे हुआ ये कि वीट और राइस के बेस पे हमारा स्टेपल फूड बन गया? आज 23 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज है, 23 करोड़। और वीट और राइस इज द रीजन, मैदा, वीट, राइस, पोटैटो, आलू। तो ये किसी दिन ये बाहर आएगी, ये स्टोरी की जो ग्रीन रेवोल्यूशन हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा करते थे, उसने कैसे उल्टा हमें एक गलत सिचुएशन में डाला है। और एक चीज मैंने आपको बोली कि लॉस्ट डेकेड्स हो गया, एक ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो किसी दिन सामने आएगा। तीसरा, लाइसेंस राज। मतलब इन पर्टिकुलर आज भी ना बिजनेसमैन से आप पूछो, वो कहेगा भाई पैसे तो खिलाने पड़ते हैं। पुलिस का सिस्टम ऐसा है कि जो स्ट्रीट्स के ऊपर स्ट्रीट वेंडर्स बेच रहे हैं, वो रेगुलरली एसएचओ को थाने में पैसा जाता है और वो पैसा ऊपर तक जाता है। इनकम टैक्स टैक्स डिपार्टमेंट पैसा ऊपर तक जाता है। अब लोग कहते हैं टॉप करप्शन फ्री हो गया है, जैसे सब जो लोगों को पता है, आईएएस बात करो कभी, वो कहते हैं ऊपर से करप्शन फ्री है, लेकिन नीचे की करप्शन गई नहीं है। वो इतनी एंट्रेंच्ड है कि जब तक वो नहीं सुधारोगे ना, लोग इंडिया को गाली देते रहेंगे। कुछ भी अच्छा हो जाए, लेकिन अगर एक आदमी को पैसे देने पड़े करप्शन के लिए, फिर वो जन्म जन्मांतर तक, जन्मों जन्मों तक गाली देता रहता है, पैसे देने पड़ गए, पैसे देने पड़ गए। तो वो फेयरनेस की बात आ जाती है उसमें कि कंट्री कैसे डेवलप हुई कि ऐसा हो गया। अच्छा, और जो लास्ट चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो है कि लैंड और लेबर रिफॉर्म्स। लैंड में रिफॉर्म होने थे। अभी एक महीना पहले मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 99% लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर दिए। कितना बड़ा, कितनी बड़ी चीज है कि आपके लैंड डिजिटाइज्ड है, सिक्योर सर्वर्स के पीछे हैं। और कितने डिलेड है, हम 2025 में बात कर रहे हैं। लेबर रिफॉर्म, अभी 4 लेबर कोड्स बनाए थे सारे 59 रेगुलेशंस को मर्ज करके, कोड बने हुए हैं, अभी उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रही गवर्नमेंट, क्योंकि लेबर में जैसे ही टच करो, यहाँ पे सारी यूनियन बाजियां, पार्लियामेंट, ये वो, शोर मच जाता है। इंडिया में शोर भी तो ऐसे मचता है जैसे किसी की, मतलब आपने क्या चोरी कर लिया हो। तो लैंड लेबर रिफॉर्म्स। अच्छा, फिर एजुकेशन और हेल्थ, उसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ बजट स्पेंड करती हैं। इंडिया का बजट थोड़ा लॉपसाइडेड है कि इसमें इंटरेस्ट पुराना लोन पे देना पड़ता है, और बहुत सब्सिडीज हैं, बहुत सारी बेकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स चल रही हैं जिसमें हजारों करोड़ वेस्ट होता है। अब देखो, बीएसएनएल जैसी कंपनी में गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ से ऊपर डाला है। अब एमटीएनएल तो देखो हवा की तरह गायब हो गई, और उसमें जाते जाते 34 करोड़, तो 34,000 करोड़ का लोन निकल गया। किस एमटीएनएल वाले ने लिया, कब लिया, किसी को नहीं पता। वो कहाँ गया पता ही नहीं। लैंडलाइन तो थे ही नहीं पिछले 10 साल से, है कहाँ है वो 34,000 करोड़। तो बजट बड़ा खराब रहता है। तो चाइना 3% स्पेंड करता है, आई थिंक सो, 3% हेल्थ और एजुकेशन पे। वेस्टर्न कंट्रीज उससे ज़्यादा स्पेंड करती हैं। और सिंगापुर के पीएम ली कुआन यू ने कहा था कि एजुकेशन और हेल्थ पे आप अगर स्पेंड करोगे, उसी के बेस पे आप एक मॉडर्न इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हो। वो इंडिया का कम है अभी, एजुकेशन और हेल्थ का। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी सिर्फ 0.6-0.7% है, जबकि वो एडवांस इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा होता है। और बिकॉज हम सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ आईटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो आर&डी स्पेंड को बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूँ कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ली कुआन यू के साथ मीटिंग रखी, और उन्होंने कहा मुझे आपसे समझना है कि मैं पाकिस्तान को सिंगापुर कैसे बना सकता हूँ। तो ली कुआन यू ने कहा अच्छा आप ऐसा करो, आप अपना बजट की सारी कैलकुलेशंस मुझे भेज दो। नवाज शरीफ थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो उन्होंने भेज दी। तो उन्होंने कॉल रखी, तो उन्होंने बोला नवाज शरीफ को कि आप 40% बजट सिक्योरिटी के लिए खर्च करते हो, डिफेंस के लिए, और उसका सबसे बड़ा रीज़न आप ये कहते हो कि इंडिया की वजह से खर्च कर रहे हैं।
छोटी सी कंट्री है, छोटा सा बजट है, 40% डिफेंस को दे रहे हो। आप इस 40% को 20% करो, इंडिया से नॉर्मलाइज करो, और ये 20% जो बच रहा है ये एजुकेशन में डाल दो, हेल्थ में डाल दो। फिर आपके यहाँ देखो कैसे सिलिकॉन वैली क्रिएट होती है। नवाज शरीफ ने कहा आप इंडिया को बोलो कि अपना कट करे डिफेंस, वो ज्यादा खर्च कर रहा है इसलिए हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ली कुआन यू ने कहा यार बड़ी थिंग इज, मतलब इट डिडंट गो एनीवेयर, बिकॉज मेंटालिटी वो है कि पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर उनके आर्मी चीफ को टच ही नहीं कर सकता। पावर इज विद द आर्मी चीफ, वो सोल्जर्स भेज देगा उसके घर पे। देखा नहीं भुट्टो को वो कर दिया था, फांसी पे लटका दिया था। तो सबके पास सामने एग्जाम्पल है कि जो प्राइम मिनिस्टर उनकी बात नहीं मानते वो क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है एजुकेशन और हेल्थ की, लेबर और लैंड रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, और इसी डायरेक्शन में इंडिया अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। बट आपने चाइना की बात किया, बट चाइना के साथ तो एक पैराडॉक्स है। तो चाइना के साथ में ट्रेड करना और चाइना के साथ जो सिक्योरिटी है, वो कैसा आपको लगता है कि आ, आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टेड है वहाँ पे? देखो चाइना आपको समझना पड़ेगा, जैसे इंडिया एक सिविलाइजेशन है जो अपनी ग्लोबल वैल्यूज, ह्यूमैनिटी वैल्यूज, इंसानियत, वेदास के अंदर किसी क्रीड के बारे में, रेस के बारे में बात नहीं होती। इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए हर इंसान, और वही उसमें धर्म की बात होती है कि हमें धर्म को फॉलो करना है। धर्म यानी कोड ऑफ कंडक्ट। धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जो किंग्स थे, राजाओं के थे, उनके लिए नॉर्म्स थे, और किंग्स चला करते थे, किंगडम खुला करते थे, बंद हुआ करते थे। महापहित किंगडम था इंडोनेशिया जो आज है, कंबोडिया में अंकोर वाट, बहुत सारे एम्पायर्स थे। चोला जो डायनेस्टी थी साउथ की, उन्होंने पूरा साउथ ईस्ट एशिया में लिया हुआ था। चाइना भी एक सिविलाइजेशन है, और चाइना की कंटिन्यूटी है 2000 साल की, उनके किंग्स की कंटिन्यूटी है। तो उनके किंगडम्स भी कोशिश किया करते थे कि हमारा एशिया में सिर्फ जो कंपेटिटर है वो इंडिया है। तो इंडिया और चाइना की कहीं ना कहीं फाइट रहा करती थी, लेकिन कभी डायरेक्ट फाइट नहीं हुई, क्योंकि बीच में हिमालयस थे, बीच में तिब्बत था, और तिब्बत पूरा यूरोप जितना बड़ा है, उसके उधर चाइना था। भाई वो क्रॉस करके कैसे आएगा इधर, पूरा ग्लेशियर्स और एवरेस्ट और इतने वो भरे पड़े हैं सारे। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में इनडायरेक्ट लड़ाइयाँ थी, मतलब जैसे मजापहित किंगडम था इंडोनेशिया का, जहाँ पे इंडोनेशिया है आज। तो मलक्का में कोई इस्लामिक किंग बन गया था, तो चाइनीज़ ने उसको एम्पावर किया, और उसने जाके महापहित को हटा दिया इंडोनेशिया से, और वो बाली रिट्रीट कर गया किंग। फिर वो इंडोनेशिया को कन्वर्ट कर दिया, इस्लामिक बना दिया। पहले हिंदू थे। तो इंडिया, हिंदुइज्म, इंडिया, जो मैं हिंदुइज्म और इंडिया को एक ही सेंस में बोल रहा हूँ, ये एक्सपेंशनरी सिविलाइजेशंस है। अपनी जो वे ऑफ लाइफ है, जो समझ है दुनिया के बारे में, वो आगे फैलाओ। तो हिंदुइज्म मिशनरी रिलीजन था। कन्वर्ट टेक्निकल सेंस में नहीं करते थे, इसको हिंदू बना दो, इसको हिंदू बना दो। इसको सिखाओ कि हमारा वे ऑफ लाइफ क्या है, कि हम नेचर की पूजा करते हैं, स्टार्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, यूनिवर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वेदर फिनोमिना, डेट्स, सबकी, आर्किटेक्चर। और चाइना थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन था कि हमारा किंगडम और फैले। तो 1959 में जो हुआ है, तिब्बत केम अंडर द चाइनीज, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को लेटर लिखा, जो आप गूगल पे पढ़ सकते हो, कि ये जो चाइना हमारे बॉर्डर तक आ गया, तिब्बत ले लिया, ये बहुत बड़ी चीज है, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। मतलब अभी तक आप सिर्फ पाकिस्तान साइड से, अफगानिस्तान के पासिस के थ्रू, तुर्कम और वहां से पासिस से इन्वेडर्स आते थे, सेंट्रल एशिया से, ईरान से, और वहीं से सारी लड़ाइयां हुई, कन्वर्जन्स हुई।
इस साइड से तो होती नहीं थी, म्यांमार साइड, म्यांमार बुद्धिस्ट था, तो हमारा ही पहले तो इंडिया का ही पार्ट था। श्रीलंका भी इंडिया का पार्ट था, सीलोन, वो तो ब्रिटिश ने सेपरेट बाद में किया। तो कभी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इंडिया की रही नहीं कि तिब्बत साइड से भी लड़ना पड़े। और अब एक पाकिस्तान फ्रंट है, उसको न्यूक्लियर वेपन बनने दिया। अब बताओ, राजीव जी से कोई पूछे, इंदिरा जी से पूछे कि भैया जब इसराइल ने बोला था कि ये न्यूक्लियर डेवलप कर रहे हैं, हम इसको बॉम्ब कर देते हैं, तो राजीव जी ने सिर्फ मना ही नहीं किया इसराइल को, पाकिस्तान को फोन करके बताया कि इसराइल ऐसे बोल रहा है। उसने अपनी फैसिलिटी छुपा ली जाके। तो ये पूछो कि आज के टाइम में एक न्यूक्लियर नेबर इस साइड है, तिब्बत में उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा रखी हैं, चाइना ने S-400 लगा रखा है। बांग्लादेश में रिजीम चेंज कर दिया यूएस ने, है। और वहां पे जो इतने सालों से वो एक बंदे को, यूनिस को, मोहम्मद यूनिस को, इतने सालों से उन्होंने नोबेल प्राइज और पता नहीं क्या क्या दे के फैट कर रखा था, खुश कर रखा था, उसको पीएम बना दिया। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें चिटागोंग में यूएस को एक बेस दे देता हूं। तो तुम्हारा इधर पाकिस्तान है, उधर तिब्बत है, इधर यूएस का अगर बेस आ गया, और यूएस कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, 3 क्रिश्चियन, टोटली क्रिश्चियन स्टेट्स बनने वाले हैं। और एक अभी उनका चीफ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का यूएस गया हुआ था, और वहां से उसने एक लाइन बोल दी कि क्राइस्ट का झंडा एक दिन जरूर खिलेगा। तो आप सोच रहे हो सिक्योरिटी सिचुएशन। वैसे ही म्यांमार में, नॉर्थ म्यांमार में उनकी वो म्यांमार आर्मी का खत्म हो गया है, वहाँ सारे रेबल्स हैं, वो मणिपुर में बम लगा रहे हैं, कुकी जो है, क्रिश्चियन कुकी जो है, आप सोचो। और बिपिन रावत जो हमारे सीडीएस थे, उन्होंने बोला था इंडिया 2 फ्रंट पे नहीं लड़ता, तिब्बत और पाकिस्तान, इंडिया 2.5 फ्रंट पे लड़ता है। वो जो हाफ फ्रंट है वो हमारी इंटरनल डिविजन्स है, जो अपोजिशन है। जो आप सोचो कि चाइना की बात करते हैं, चाइना ने अभी जो 88 आवर्स का वॉर हुआ था, पूरी सैटेलाइट सपोर्ट दी हुई थी पाकिस्तान को, ओपनली। उनको J-10 फाइटर है, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन दे रखी है, असेंबली लाइन। आप सोचो किस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, सबमरीन्स दे रखी हैं। तो तिब्बत के बारे में बहुत ही सिंपल है, चाइना के साथ दोस्ती करनी है आपको, क्योंकि चाइना हैज बिकम टू बिग, इट इज नाउ टू बिग, फेस इट। आप परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म में 22 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, लेकिन आपका इंपोर्ट इतना ज्यादा है कि आप चाइना के बराबर नहीं हो। मेरे ख्याल से इनको तिब्बत को मान के कि ये आपका है, साइन अप करके, और सारी रोड्स इंडिया तिब्बत की ओपन कर देनी चाहिए कि लोग आराम से जाएं, एक सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट दोबारा स्टार्ट हो। फिर कई सालों बाद देखेंगे, सिविलाइजेशन है इंडिया, बोलती तो है नहीं, तब देखेंगे क्या करना है। लेकिन दलाई लामा का जो क्वेश्चन है वो इंडिया को सेटल करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज अ गेस्ट ऑन आवर सॉइल एंड ही इज अ बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। मतलब तिब्बत अपने आप में एक सिविलाइजेशन है, तो वो तो इंडिया को सेटल करना पड़ेगा। वो चाइना को कैसे मनाते हैं उस चीज़ के लिए, तो ये पूरा सिस्टम है। बट चाइना हैज़ बिकम टू बिग, मतलब इंडिया को किसी भी हालत में, जो आज की सिचुएशन है, ये इंडिया को नहीं आने देनी चाहिए थी कि चाइना आपसे 5 गुना बड़ा हो गया। ये जो करने दिया यहाँ की पॉलिटिशियंस ने, शॉर्ट साइटेड, ये बहुत बड़ा डिबैकल है, बहुत। जैसे आपने ग्लोबल टेंशन की बात करी, तो आजकल क्या है कि जैसे इंडिया का अभी धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसका इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो इंडिया का राइजिंग को देख के बहुत सारे कंट्रीज एंड कुछ ग्रुप्स जो है वो चाह रहे हैं कि इंडिया को दबाना, राइट। तो इंडिया राइजिंग के अगेंस्ट में वो सोच रहे हैं कि इंडिया को ना बढ़ाने दे, ना खिलने दे, राइट। तो बहुत सारे सैंक्शन भी आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत सारे सैंक्शन इंडिया पे लग भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सैंक्शन एरा है, इससे इंडिया को क्या इससे क्या इंडिया सुरक्षित है,
और क्या हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, क्या उसकी मोट क्रिएट कर सकता है? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखो कोई भी सुरक्षित नहीं है, बिकॉज जो सबसे बड़ा गुंडा है दुनिया का, जो सबसे बड़ा किंग है, वो अमेरिका है। और अमेरिका की इकोनॉमी अनस्टेबल चल रही है। अनस्टेबल चलती है, कई बार चलती है, लेकिन इस बार ये डिफरेंस है कि अभी तक ये कि आते थे इनके प्रेसिडेंट्स, अनाप शनाप खर्चा करते थे। अ, मतलब ये कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, यहाँ इराक कर दी $1 ट्रिलियन, अफगानिस्तान $1 ट्रिलियन, अनाप शनाप इनके रहते थे। आप ये देखो, बाइडन के टाइम पे 62 गवर्नमेंट्स दुनिया में चेंज कराई अमेरिका ने। तो इनके सब में पैसा लगता है, दुनिया की पुलिसिंग करो, ये करो। अब बड़ा अच्छा फील होता है कि आप तो किंग हो दुनिया के, कुछ भी कर सकते हो, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट। चाइना का आपने एक भी वॉर सुना है पिछले 70 साल 80 साल में? एक वियतनाम के साथ झड़प हुई थी, कुछ एक महीने भी नहीं चली। चाइना का वो कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल है, ताओइज्म है या कन्फ्यूशियनिज्म है, बिना लड़े जीतो। थ्रेट करते जाओ, पावर बढ़ाते जाओ, बिना लड़े। इंडिया को तो वैसे ही मार रखी है, पाकिस्तान को वो दे रखा है सब कुछ, इंडिया इधर से फंसा रहता है। तो वो है। तो अमेरिका का क्या है कि बिकॉज इनके लोन लेने पे गाड़ी चलती है। अब जब तक लोन ले रहे थे। अब लेकिन इस लेवल पे लोन लेना पड़ रहा है बिकॉज ट्रेजरी बॉन्ड्स इनके बिक नहीं रहे। पहले फॉरेन गवर्नमेंट्स खरीदती थी, उसी को रिजर्व्स बोलते थे कि इंडिया का $700 बिलियन का रिजर्व पड़ा है जी, हमारे पास सेविंग है जी। वो सेविंग क्या है? वो ट्रेजरी बॉन्ड में पैसे डाले अमेरिका के। अब वो ट्रेजरी बॉन्ड कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि रशिया के $300 बिलियन पड़े थे, वो मार लिए इन्होंने, अमेरिकन ने, उक्रेन वॉर के नाम पे। तो नेचुरली अगर किसी गवर्नमेंट का आप 300 बिलियन मारोगे तो आपकी मार्केट सेफ नहीं है। तो सारे लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं गोल्ड खरीद रहे हैं। तो अब यूएस हिला हुआ है बिकॉज उन्होंने सोचा कि हम किसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, पर वो सॉल्व कर नहीं पा रहे। उसका बड़ा डीप रीजंस हैं, बहुत लंबे रीजंस हैं। तो यूएस अपनी कंट्री को जो करेंसी है उसको डाउन करेगा, ताकि वो लोन पे बैक करे। तो करेंसी की वैल्यू कम करेगा। वो एक स्टेबल कॉइन के थ्रू उसने तरीका निकाला है करने का, उस तरह से करेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमने $700 बिलियन में से बहुत सारे ट्रेजरी बॉन्ड में रखे हुए हैं यूएस के, वो हमारी सेविंग नहीं है, क्योंकि वो ट्रेजरी बॉन्ड का बायर ही नहीं मिलेगा आपको कुछ टाइम के बाद। कोई ट्रेजरी बॉन्ड खरीद ही नहीं रहा। तो वो जो हमारा माइंडसेट था ना, सेविंग पड़ी है, सेविंग पड़ी है, वो सेविंग नहीं है। वो आपके 700 बिलियन की वैल्यू जो आपने चीजें बेच बेच के कमाए हैं, वो आपने किसी और की कंट्री के बॉन्ड में डाले हुए हैं। लेकिन जब यूएस हिलेगा तो सारी कंट्रीज हिलती हैं। इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि सबको ये पता है कि यूएस के पास कोई लॉन्ग टर्म आइडिया नहीं है इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा। सब ये सोच रहे हैं कि डॉलर इसका मतलब रिप्लेस होगा करेंसी में, और अगर डॉलर रिप्लेस होगा तो कोई और करेंसी सामने आएगी। तो यूरो लोग सोचते हैं, बट यूरो तो डेड है, मतलब यूरोजोन में कोई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, कई सारी उनकी इकोनॉमीज तो रिसेशन में चलती हैं, और उनके इमिग्रेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ी चल रही है। तो यूरोजोन में दम नहीं है। फिर लोग सोचते हैं येन में कर लो, जापान में। पर जापान में पूरे साल में 2024 में 7 लाख बच्चे पैदा हुए, पूरे जापान में पूरे साल में। बच्चे ही नहीं कर रहे वो लोग। ये आपको पता है, जब आप मॉडर्न कंट्री बन जाते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े मॉल्स, लाइटें, वो जो लिविंग होती है, उस लेवल ऑफ लिविंग को मेंटेन करना, वो अपार्टमेंट के खर्चे, गाड़ियाँ, ह्यूमन माइंड टेंस्ड हो जाता है। ह्यूमन माइंड जो है वो नेचर में रहने के लिए बना है, वो टेंस्ड हो जाता है। तो कहता है कि मैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेंटेन करूं, ये तो बहुत मुश्किल है। तो वो टेंस्ड हो जाता है, कैसे कमाऊं, कैसे एफर्ट करूं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करने बंद कर देते हैं। जहां पे भी डेवलपमेंट आई, वहां पे जो आपका फर्टिलिटी रेट है वो डाउन चला जाता है, जैसे जापान के साथ हुआ।
इंडिया का फर्टिलिटी रेट से नीचे चला गया है 2.1 से। तो चाइना का नीचे चला गया था, सिंगल चाइल्ड गवर्नमेंट था, सिंगल चाइल्ड रूल था, अब उन्होंने चेंज किया उसको। तो कहाँ डालें पैसे? तो वो गोल्ड खरीद रहे हैं। तो यूएस जब डाउन जाएगा तो यूएस की स्टॉक मार्केट हिलेगी, तो वो जो उनके पास डॉलर है जिसकी वैल्यू गिरती चली आ रही है, और यूएस उसको और गिराएगा वैल्यू को लोन वापस करने के लिए, पे बैक करने के लिए, तो वो डॉलर एसेट्स ढूंढेगा जहां पे वो पार्क हो जाके। क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। वही सब दुनिया में स्टॉक बढ़ते रहते हैं, रियल एस्टेट बढ़ती रहती है, कमोडिटीज बढ़ती रहती हैं, क्रिप्टो बढ़ती रहती है, गोल्ड बढ़ता रहता है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिरती रहती है। इसलिए पहले क्या होता था कि जब कोई रिसेशन आता था यूएस में, तो लोग कहते थे कि डॉलर यूएस को छोड़ेगा और वो बाकी कंट्रीज की स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, बाकी कंट्रीज की रियल एस्टेट बढ़ेगी। पर ऐसा होता नहीं था, क्योंकि यूएस को मानते थे सेफ हेवन। कहते थे कि यूएस में पैसा सबसे सेफ है, क्योंकि यूएस सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसके फाइनेंशियल मार्केट सबसे डेवलप्ड है। और ये डॉलर होता अंग्रेजों मतलब वेस्टर्नर्स का ही था, यूएस वालों का, तो वो वापस यूएस ले जाते थे। इस बार ये डिफरेंस मुझे लगता है जो होगा, कि इंडिया को तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, बिकॉज हम चाइना के लेवल पे नहीं है जिसने इतना आगे सोचा है, 100 साल आगे का, कि उनका ट्रेड सरप्लस है $1 ट्रिलियन का, उनका बजट डेफिसिट में नहीं है, तो उनकी करेंसी कहीं नहीं भाग रही। वो 1 ट्रिलियन बचाते हैं हर साल, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो हमें तो बाहर का पैसा चाहिए होता है अपने इम्पोर्ट्स के लिए। 85% तो ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। अंडमान में ऑयल निकला बैठा है 30 साल से, आज तक वहाँ पे वेल नहीं बनाए, वहाँ पे आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। अब गवर्नमेंट कह रही है बनाएगी, जब रिन्यूएबल का टाइम आ गया तो मेरे हिसाब से कि इंडिया को प्रॉब्लम आएगी। रुपी वैसे ही 90 की तरफ आ गया है, गिरे जा रहा है। इंडियन जो FIIs हैं उन्होंने फ़िलहाल इंडिया छोड़ रही हैं, लेकिन ये पैसा वापस आएगा और इंडिया के बॉन्ड्स में इशू आएगी। इंडिया के मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत रहेंगी, और जिस तरह से लीमन ब्रदर क्राइसिस आया था 2008 में, सब चीज़ें ना काफ़ी हिल गई थी, मार्केट्स की लिक्विडिटी भी काफ़ी हिल गई थी। अनलेस इंडिया कोई सोल्यूशन निकाले इस चीज़ का, जैसे कि मुझे लगता है कि ब्रिक्स का जो करेंसी इन्होंने सोचा है, वो इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए। कि जो एशिया की सेविंग्स हैं वो यूरो या डॉलर में क्यों जाए, वो ब्रिक्स जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनकी करेंसी में जानी चाहिए। उसमें हमारा वेट भी होना चाहिए इकोनॉमी का प्रॉपर, ताकि हमें फ़ायदा हो अपनी सेविंग का, और हमें दूसरी कंट्रीज़ की सेविंग का फ़ायदा हो। अगर ऐसी मूव इंडिया ने करी, ब्रिक्स को फॉर्मली जो बात चल रही है, और ट्रंप ने ओपनली धमकी दी हुई है कि अगर किसी ने भी ब्रिक्स की करेंसी बनाने की कोशिश करी तो मैं उस कंट्री को देख लूंगा। देखना जो था वो देख तो लिया। 50% का टैरिफ तो पहले ही लगा दिया। 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि इफेक्टिवली आपने जीरो पॉसिबिलिटी कर दी कि आप इंडिया से कुछ खरीदोगे। अभी लेकिन वो जेनरिक्स को टच कर सकता है, अभी तक टच नहीं किया। IT कंपनीज में वो लेके आया है, एक एक्ट लेके आया है जिसमें वो कह रहा है कि 25% आउटसोर्सिंग मनी US गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ करा उसने, थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। आज मैं अभी पढ़ रहा था कि इंडिया के IT कंपनीज ने 20,000 to 50,000 की रिट्रेंचिंग सोची हुई है करने के लिए, जो मीडिया बोल रही है। 50,000 IT वर्कर्स आउट ऑफ जॉब, उसमें तो पूरा इंडिया हिल जाता है। तो टफ डेज अहेड डेफिनेटली। अगर इंडिया ब्रिक्स की तरफ मूव करा तो वो US छोड़ेगा तो है नहीं। जिस तरह चाइना के ऊपर 100% टैरिफ की बात है, रशिया सैंक्शनड है, इंडिया 50% टैरिफ लगा हुआ है, ब्राज़ील 50% लगा हुआ है, साउथ अफ्रीका वैसे ही नहीं बनती ट्रम्प की। तो पंगे होंगे बहुत, और उसके लिए ये 700 बिलियन के रिजर्व्स काम नहीं आएंगे, बिकॉज इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये फालतू का पैसा है जो US को ही फ़ायदा दे रहा है। तो ये है। बट उसके साथ साथ भी ना एनर्जी
एनर्जी भी एक बड़ा बिग पेन पॉइंट है इंडिया का। तो अभी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया इज़ ऑन ट्रैक, या फिर अभी रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया इज़ मिसिंग द बस? तो इंडिया इज़ नॉट मिसिंग द बस। इंडिया ने पेरिस अकॉर्ड साइन किया था कि 2030 तक हम इतना रिन्यूएबल एनर्जी लगा लेंगे। इंडिया इज इन ट्रैक, इंडिया ट्रैक पे। बट उसी में तो यूएस ने तब अकाउंट कर लिया। क्योंकि उनके खुद के पास ऑयल बहुत है। तो उनको ट्रम्प ट्रम्प ये कहता है कि मैं 80%, 75% ऑफ ग्लोबल सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग इज इन चाइना। तो चाइना के साथ लड़ाई चल रही है। तो कहता है मैं क्यों भीख मांगू चाइना से कि मुझे सोलर सेल्स दे दो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं यूएस में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करूंगा जिससे यूएस में मैन्युफैक्चरिंग आएगी सोलर सेल्स की, पहला सोलर ही साइड कर, अपना ऑयल से ही चलाएंगे काम। हम्म। तो वो इट इज जस्ट लाइक बाइबल बेल्ट के बारे में सुना है आपने? यूएस में बाइबल बेल्ट बोलते हैं। यूएस की एक बेल्ट है जहाँ पे बहुत सारे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं रहते, थोड़ी सी रूरल टाइप की बेल्ट है और बहुत बड़ी बेल्ट है। अब वहाँ के लोग इतने ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं कि वो उसी को मानते हैं। तो रिपब्लिकन्स का बेस भी वही है। तो ट्रम्प रिपब्लिकन्स का वो है। तो ट्रम्प जब इस टाइप की बातें बोलता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग तो बकवास है, ऐसा कुछ है ही नहीं, एक्चुअल में ग्लोबल कूलिंग हो रही है, उसने ये बोला, रिन्यूएबल तो हमें चाहिए ही नहीं। तो उसको ये लॉबी सपोर्ट करती है। ये कहते हैं ही इज आवर हीरो, हमें क्या करना रिन्यूएबल से, हमारे पास ऑयल पड़ा है। अलास्का में ये वो नहीं करते थे ऑयल का ड्रिलिंग, बिकॉज वो एनवायरमेंटली बहुत सेंसिटिव जगह है। उसमें इसने अलाउ कर दी ट्रम्प ने। शेल शेल जो ऑयल होता है उसकी जो ड्रिलिंग होती है उसमें जो वाटर पंप इंजेक्ट करना पड़ता है, उससे कई बार छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं। वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं यूएस में छोटे छोटे, और वो ऑयल निकालना मुश्किल होता जा रहा है शेल सैंड से। पर वो लगे हुए हैं कि हम तो ऑयल इसी से निकालेंगे। ये चल रहा है। वैसे जब इंडिया की बात करूं मैं, तो 2025 में जो साल गया, अगर उसकी इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप कैसे क्या ग्रेड देंगे एंड क्यों देंगे? 2025 देखो, जो टैरिफ लगे उससे 50-60 बिलियन डॉलर, $70 बिलियन का नुकसान होगा इंडियंस को। अब आप सोचो, आप एक टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हो, आपकी यूनिट है। पाकिस्तान वाला 19% टैरिफ, बांग्लादेश 25%, आप 50%। वैसे ही यूरोपियंस ने उनको 5% का एडवांटेज दे रखा था पाकिस्तानी को और बांग्लादेशी को। तो आप कहाँ जाओगे? और आप क्यों बेचते हो यूएस को और यूरोप को? बिकॉज वहां पे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स हैं। वहां पे एक 4-5 रिटेलर ने पूरी मार्केट ले रखी है। तो अगर आपको बेचना होता है तो आपको सिर्फ 4-5 लोगों से बात करनी पड़ती है। वो पूरी ऑर्गेनाइज मार्केट्स हैं। लेकिन आपको अफ्रीका में बेचना पड़े, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो, प्राइसिंग ढूंढो, फिर 100 लोगों से बात करो, अलग अलग को बेचो, फिर उसमें पेमेंट इश्यूज। यूएस में कोई लॉ चलता है, अगर पीओ ऑर्गेनाइज, अगर उसने किसी ने ऑनर नहीं किया, चेक ऑनर नहीं किया, पेमेंट ऑनर नहीं, तो वो फंस जाते हैं। तो इसलिए तो लोग बेचते हैं यूएस यूरोप को। तो आज एक ऐसा एक्सपोर्टर है इंडिया में, वो एकदम से तो चेंज नहीं कर पाएगा। और साउथ ईस्ट एशिया का बिजनेस चाइना से $500 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है साल का। दे आर टोटली हुक टू द चाइनीज। आप उनको compete करने निकलोगे, वो चाइनीज गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट है, वो उनको 10% का बेनिफिट और दे देगी, जाओ इंडियंस को खत्म करो। इतना टॉप डाउन सिस्टम है उनका। तो इट इज़ नॉट ईजी। और मैं ये मानता हूँ कि 2025 में अच्छी बातें भी बहुत हुई। जैसे इनकम टैक्स 12 लाख तक हटा दिया, तो बहुत अच्छी बातें हुई हैं। अभी भी जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रही हैं। अभी जीएसटी रिफॉर्म किया है, तो देखो ना, गाड़ियाँ 1-1 डेढ़ 1.5 लाख रुपए सस्ती हो गई। बहुत अच्छी चीज़ हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में नए चीज़ें बन रही हैं। और अभी शिप बिल्डिंग का अनाउंस किया है मोदी गवर्नमेंट ने कि हम इंडिया में शिप बनाएंगे और कंफर्म्ड ऑर्डर्स देंगे
ऐसा नहीं कि कोई आज शिप बिल्डिंग लगाता है तो उसको इंडिया से ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, कंफर्म्ड ऑर्डर्स, हर चीज़ हो रही है। अम, अभी लेकिन ये करेंसी क्वेश्चन पे इंडिया अभी भी ना बिहाइंड द कर्व चल रहा है। अभी चाइना कह रहा है कि ब्रिक्स करेंसी अनाउंस करते हैं, लेकिन इंडिया ओपनली आगे आने से डर रहा है। वैसे ही टैरिफ लगा हुआ है। अगर आईटी कंपनियां टच कर दी उसने, 300 350 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। अगर ट्रंप ने वो लगा दिया उस पर, हायर एक्ट करके लेके आया है वो वहाँ पे, अगर ऐसा कुछ लगा दिया उसने तो सारी बॉडी शॉपिंग बंद हो जाएगी। हम्म। तो नेचुरली देखो, किसी पॉइंट तक एक हर लीडर की पॉलिटिकल कैपिटल होती है जिसको वो खर्च करता है हर डिसीजन पे। कुछ उसके फेवर में जाते हैं तो पॉलिटिकल कैपिटल ऐड हो जाती है, कुछ उसके अगेंस्ट जाते हैं तो पॉलिटिकल कैपिटल खर्च हो जाती है। अब टैरिफ पे मोदी जी की बहुत पॉलिटिकल कैपिटल खर्च हो गई। कई लोगों को लगा होगा कि यार इन्होंने सही मैनेज नहीं करा। लॉन्ग टर्म में तो ये लोग अच्छा मैनेज करते ही हैं, मतलब कई सालों बाद इंसान कहता है अच्छा उस टाइम पे अच्छा हुआ ये डिसीजन लिया उन्होंने, जयशंकर जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, अमित शाह के बारे में। बट अभी जिनको पेन हुआ है तो बहुत भयंकर पेन है। अगर आईटी टच किया मोदी ट्रंप ने, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और 2025 में सब कुछ हंकी डोरी चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। रुपी बहुत गिरा था 78 से 88 पे, विच इज़ अ पेन, सच अ पेन। फिर आप कहते हो कि 3.5 मिलियनर्स इंडिया क्यों छोड़ के जा रहे हैं? फिर उनको जो कमाते हैं उसकी वैल्यू रोज हर बार गिर जाती है। तो ये है। और स्टॉक मार्केट्स ने द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। बहुत एसएमईज को फ़ायदा हुआ आईपीओ करने से, हो रहा है फ़ायदा। वीसी फंडिंग थोड़ी सबड्यूड थी, बट इट हैज़ बिकम वेरी एफिशिएंट नाउ। इट इज़ नाउ कमिंग इनटू जेन्युइन कंपनीज, प्रॉफिटेबल कंपनीज, गुड बिजनेस मॉडल्स। एंड थोड़ा सा लेट स्टेज पे वीसी फंडिंग का इशू है, वो एक इशू रहेगा। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वापस आ रही है इंडिया में। वापस मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि मतलब बहुत साल पहले तो हम किंग्स थे मैन्युफैक्चरिंग के, उस सेंस में मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कुछ हो रहा है। इंडिया चाइना इज़ प्लेइंग आउट ओपनली, बॉर्डर पे भी, और वो चल रहा है अभी। सो आई एम वेरी होपफुल कि जैसे 2025 ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 फॉर इंडिया, वाह। एंड वाह। मे बी इट गोज वेल अगेन। तो अभी नया साल, नया चैलेंज। तो आपको अगर एज ए इंडियन, एज ए नेशन अगर सोचना हो, 2026 में आप क्या क्या रेजोल्यूशन लेना चाहेंगे या फिर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वो रिफॉर्म भी सजेस्ट करना चाहेंगे जिसकी वजह से इंडिया फिर स्ट्रेंथन एंड एक कहावत है, ना इंडिया रुकेगा ना झुकेगा, उस नैरेटिव को भी वो कंपाइल कर पाए। देखो, इंडिया को बहुत जो ट्रेड डेफिसिट है उसको प्लग करना चाहिए। अब वो टैरिफ लग गया 50% तो और मुश्किल हो गया, बट इंडिया को मैक्सिमम कंट्रीज के साथ ट्रेड सरप्लस पे चलना चाहिए। जो एफटीएज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने साइन कर रखे थे जिसमें बहुत लॉस हो रहा था इंडिया को, बिकॉज कई बार चाइना की कोई चीज़ साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू इंडिया आ जाएगी क्योंकि वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगा हुआ है इंडिया का। इस टाइप से लॉसेस, ट्रेड ट्रेड डेफिसिट्स रहते हैं। उसके लिए आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और एक बात विजय भाई हमेशा याद रखना कि लाइफ में जो सबसे मेहनत वाली चीज़ें होती हैं, जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती हैं, वो सबसे बोरिंग होती है। तो इंडिया को सारी जो मैं चीज़ें बोलूँगा सारी बोरिंग चीज़ों पर ध्यान देना है। फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल में, रुपया ना गिरे, और मैन्युफैक्चरिंग लाएं। आईटी कंपनीज को बोलें कि कब तक फ्री लैंड ले लेके स्टेट गवर्नमेंट से बॉडी शॉपिंग करते रहोगे। अब तो H1B भी ख़त्म हो गया भैया, कुछ प्लेटफॉर्म्स बना लो, कुछ प्रोडक्ट्स बना लो। स्टार्टअप इंडिया को और सपोर्ट करना चाहिए। अभी पीछे टाइटन कैपिटल वालों ने बोला, एक आर्टिकल लिखा था उसमें उन्होंने बोला कि अगर 1 लाख करोड़ का बैकस्टॉप इंडियन गवर्नमेंट दे स्टार्टअप्स को तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, और 1 लाख के साथ 3-4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट और लग जाएगी। बिकॉज एक अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसके साथ साथ और इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। उनका एक पॉइंट ऑफ
सजेशन था। तो इंडिया को सारी बोरिंग चीज़ें, अच्छी रोड्स, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कब आप ठीक करोगे, मतलब हाई टाइम। मतलब इंडियन एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया का आदमी सारी दुनिया देखता है, इंग्लिश स्पीकिंग वैसे ही है, और सारी दुनिया ट्रैवल करता है, डरता नहीं है अपना, बहुत ही। तो जब तक उसको इंडिया में अपनी मेहनत से फेयर प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, जुडिशरी हाई टाइम, मतलब आप कब रिफॉर्म करोगे उस जुडिशरी को। मतलब अभी मेरा एक जान पहचान वाला था, उसका केस हो गया, हाई कोर्ट से उसके फेवर में जजमेंट आ गई है, लेकिन जो पुलिस में एफआईआर थी वो कह रहे हैं कि पहले लोअर कोर्ट, रोहिणी कोर्ट में जो केस हुआ था वहां से अप्रूवल लाओ कि हम एफआईआर हटाएं। हाई कोर्ट की जजमेंट, उसके बाद हाई कोर्ट चला गया था, पर हाई कोर्ट की जजमेंट से नहीं वो कर रहे। अब पहले रोहिणी कोर्ट जाओ, उनको हाई कोर्ट की एफआईआर दिखाओ, ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, खुद आप करो जाके, यही करते रहो। तो ये बोरिंग चीज़ें इंडिया को बहुत ध्यान रखनी चाहिए। और ब्रिक्स करेंसी का शायद टाइम आ गया है, चाइना उससे स्ट्रांग होगा ब्रिक्स के आने से। अभी चाइना बैकफुट पे है क्योंकि 300% डेट टू जीडीपी रेशो है, रियल एस्टेट की फटी हुई है, और स्टॉक मार्केट बहुत वॉबली है, और वहाँ पे इस समय बहुत टाइट कंडीशंस है। तो लोगों को लगता है शायद दिस इज़ द टाइम टू प्रेशराइज चाइना, बट इंडिया के पास कोई लीवर नहीं है चाइना को प्रेशराइज करने के लिए, कोई भी लीवर नहीं है। सिर्फ यूएस और रशिया ही कर सकते हैं चाइना को प्रेशराइज। रशिया करेगा नहीं बिकॉज वॉर में उसने साथ दिया हुआ है इसका, और यूएस जो है वो ट्रम्प, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, ही इज लाइक दैट। वो मूवी आई थी ना हॉलीवुड की, जोकर, जिसमें वो अनप्रिडिक्टेबल जोकर होता है। कहीं ना कहीं मुझे ट्रम्प वैसा ही लगता है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल, मेगालोमेनियक, डील मेकर, अजीब बिल्कुल। इज नॉट कल्चर्ड लाइक ऑल अमेरिकन। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया को स्टे द कोर्स, और जो चीज़ें अभी नहीं हो रही वो करनी चाहिए। रुपए की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मोदी जी स्मार्ट सिटी लेके आए थे जब 2014 में आए थे, पर उससे कुछ हुआ नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना पैसा बांटा उन्होंने, सिर्फ 2-3 सिटीज थी जिन्होंने उस पैसे का कुछ ढंग का किया। इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, शायद कुछ साउथ की सिटीज। बैंगलोर का देखा आपने? बैंगलोर में अगर आप 2 किलोमीटर दूर रहते हो तो आप आधे घंटे में पहुंचते हो ऑफिस। कब बनेगी वहां मेट्रोज, अंडरग्राउंड टनल्स कब बनेंगी, जैसे बॉम्बे में बन रही है? सिलिकॉन वैली उड़ते पता नहीं चलेगा। गोवा, सारी दुनिया आती थी, इंडिया का मैक्सिमम टूरिस्ट आता था, किस दिन गोवा टूरिस्ट मैप से उड़ गया पता भी नहीं चला। फालतू के लोग बीचेस पे आने शुरू हो गए, ये देख के कि यहां तो बड़ी ऐश होती है। कैब का माफिया था कि हम उबर और ओला अलाउ नहीं करेंगे, उल्टे सीधे अमाउंट चार्ज करेंगे, टूरिस्ट उड़ गया। तो आजकल ग्लोबली कंपेटिटिव टाइम है। मोदी जी हैज़ टू डू ऑल द बोरिंग थिंग्स, he has to do all the right things in a very unstable global environment, uh, and a lot of geopolitical things and bad financial environment. अभी तक तो इंडिया स्टॉक मार्केट्स म्यूचुअल फंड वालों की वजह से टिकी हुई हैं, तो टिकी रहनी चाहिए, आईपीओज आते रहने चाहिए। जैसे रिपब्लिक डे में जो हमारे परेड होते हैं जनपथ में, बहुत सारे टैंक, मिसाइल्स, हमारा आर्टिलरी सिस्टम्स, वो सारे शोकेस होते हैं, तो इससे हमारा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस तो शो होता है। बट क्या आपको लगता है नाउ इज अ टाइम कि हमें इकोनॉमिक परेड भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ताकि इकोनॉमिक भी हमारा जो प्रेजेंस है वो ग्रो करे और उसको भी ग्लोबली थोड़ा मैसेज जाए पॉजिटिव? ये तो बड़े लोग कहते हैं कि ये जो मिलिट्री परेड्स हैं ये दे आर अ रेलिक ऑफ द पास्ट। मतलब एक टाइम जब बड़ी बड़ी ग्लोबल पावर्स होती थी जो कॉलोनीज बनाती थी, तो ब्रिटेन ने इंडिया में कॉलोनी बना रखी थी, तो इंडियंस को हर साल दिखाने के लिए
कि हमारे पास कितनी पावर है, तुम चुप रहो सारे। वो करते थे मिलिट्री परेड, और लोग कहते थे नहीं यार, मतलब डर के रहो। अ, अब बहुत अच्छी अच्छी मिलिट्री परेड रशिया में होती है, पुतिन इज अ डिक्टेटर। नॉर्थ कोरिया में होती है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसके बड़े ना अजीब सी बात है कि चाहे वो डिक्टेटर्स ज़्यादा करते हैं मिलिट्री परेड्स, बट उसका इफेक्ट होता है। आप अपने लेटेस्ट वेपन्स दिखाते हो। आपको पता है अभी एस सी ओ, शंघाई कोऑपरेशन अग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिक्स की सबमिट हुई चाइना में। उसमें मोदी जी गए, एंड पुतिन वॉज देयर, एंड जी जिनपिंग वॉज देयर, और भी आए थे कंट्रीज के लोग। मिस्टर जी जिनपिंग ने उस मीटिंग के बाद एक ग्रैंड मिलिट्री परेड रखी हुई थी, और उसमें उन्होंने 18,000 किलोमीटर की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और उसमें हाइपरसोनिक वेपन्स, और अपना स्टेल्थ फाइटर जेट, ऐसा ऐसा उन्होंने मसाला दिखाया कि देख, इंडिया रशिया दोनों आए हैं। अच्छा, मोदी जी स्किप दैट परेड बिकॉज वो जापान वालों को नाराज हो जाते हैं, जापान वाले, तो मोदी जी उसमें नहीं गए। बट वो परेड वॉज लाइक, जैसे दैट परेड वॉज लाइक जैसे चाइना का वो डिक्टम चलता है ना, विन द वॉर विदाउट फाइटिंग। तो चाइना वॉज टेलिंग द यूएस कि बेटा तू ताइवान पे आ जा, हमारे पास बहुत मसाला है, बहुत माल है, और ये पुतिन साथ खड़ा है। कौन सा वेपन है जो ये नहीं दे सकता हमें? 10 मैक की स्पीड की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, वो तक ले सकता है चाइना, जिसका कोई आज तक वही नहीं है, कोई एंटी बैलिस्टिक सिस्टम ही नहीं है कोई, जिससे वो यूक्रेन फोड़ता है रोज, बार बार वहां पे कीव में भेजता है। तो देखो, पावर प्ले इज अ रियलिटी। इंडिया चाइना की आज से नहीं है, इंडिया चाइना की बहुत सालों से है। यूएस चाइना की इवन कोल्ड वॉर के टाइम पे चल रही थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे चाइना लड़ा था, कोरिया में अपने सोल्जर्स भेजे थे। तो ये आज की चीज नहीं है। और हमारे सोचने से कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वेपन्स नहीं होने चाहिए, इट विल नॉट एंड। भगवत गीता में कृष्णा ने बोला था कि सामर्थ रखो, लेकिन बी सॉफ्ट, अच्छी तरह व्यवहार करो, लेकिन सामर्थ पूरा रखो। जिसके पास सामर्थ होता है उसी को दुनिया इज्जत देती है, रिस्पेक्ट देती है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि परेड्स का अभी टाइम गया नहीं है। इंडिया ने उसमें काफ़ी कल्चरल एस्पेक्ट डाला हुआ है कि हर स्टेट अपना कल्चरल वो दिखाए, विच इज़ गुड इनफ। बिजनेस और इकोनॉमिक्स कैसे आप ऐड कर सकते हो, मे बी यू कैन शोकेस सम कंपनीज, सम प्रोडक्ट्स, एंड बट उससे आई थिंक द होल एसेंस ऑफ नेशनहुड फ्रॉम अ रिपब्लिक डे पर्सपेक्टिव वो थोड़ा सा चला जाएगा। तो आई थिंक इट इज़ गुड एज इट इज़। तो फिर यूथ, कंजप्शन और जियोपॉलिटिशियन सबसे बड़ा ड्राइवर क्या रहेगा? देखो, यूथ इज़ द बिगेस्ट, बिकॉज आज के टाइम में इंडिया जैसा यूथ, 29 ईयर्स की एवरेज एज, और एजुकेशन ओरिएंटेड, कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब यूएस ने H1B हटाया तो चाइना ने अपना वीज़ा अनाउंस कर दिया, यूरोप ने, यूके ने। तो इंडिया की पावर इज इट्स यूथ। और लेकिन इस यूथ को जॉब्स चाहिए होती हैं, इस यूथ को आउटलेट्स चाहिए होते हैं, नहीं तो दे कैन गो टुवर्ड्स क्राइम। दैट इज द दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, कि आपको प्रॉपर जॉब्स क्रिएट करनी है, आपको एवेन्यूज क्रिएट करने हैं, या बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, मतलब उनको कुछ कमाने के मौके देने हैं। तो यूथ इज द बिगेस्ट। सेकंड इज जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज इंडिया बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो गया, और पाकिस्तान और मलेशिया का भी हो गया। तो एक इस्लामिक नेटो की बात हो रही है जो प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स, एंड पाकिस्तान आपके तो बगल में ही है। उसका क्या रिपरकशन होगा, इट्स अभी इट्स येट टू प्ले आउट। एंड चाइना और इंडिया का रिप्रोचमेंट चल रहा है, कितना डीप जाता है
क्या उससे बॉर्डर सेटल होता है? बॉर्डर सेटल होने से देखो, हमारा जो हमारे सबसे बड़े भगवान हैं जिसने हमारी सिविलाइजेशन बनाई है, शिवा, वो माउंट कैलाश से आते हैं। वही चाइना के अंडर है, तिब्बत में मानसरोवर उनके पास है। तो इंडिया और चाइना का कैसे रिप्रोचमेंट होगा, क्या उसमें बॉर्डर सेटल होगा, ब्रिक्स करेंसी पे क्या होगा, ये सारा प्ले आउट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जो बेस लेना चाह रहा है चिटेगोंग में, जहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट को कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज बनाना चाह रहा है, और म्यांमार की जो इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम चल रही है, उससे कैसे सॉल्व होगा, इंडिया को क्या चैलेंज आएगा, दैट विल बी अ बिग जियोपॉलिटिक्स। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से कंट्रीज़ आपस में बॉर्डर के पास इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाती हैं कि मेरी इंडस्ट्री से तेरे को फ़ायदा हो, तेरी इंडस्ट्री से मुझे फ़ायदा हो, जैसे सिंगापुर मलेशिया का है, वैसे इंडिया और श्रीलंका को सोचना चाहिए कि इस साइड पे हम इंडस्ट्री बनाएंगे, उस साइड पे हम आपकी इंडस्ट्री बनाने में हेल्प करेंगे, हमें ये 40 किलोमीटर का रेलवे और ब्रिज अलाउ करो। इस टाइप की इंडिया को विन विन चीज़ें सोचनी चाहिए। एक एक टाइम पे चाइना के साथ बॉर्डर सेटल करके तिब्बत का भी सोचना चाहिए, इंडिया श्रीलंका सोचना चाहिए, इंडिया इनका मालदीव्स के साथ सोचना चाहिए, इंडिया म्यांमार की सिचुएशन सॉल्व करने का सोचना चाहिए, नहीं तो मणिपुर इज़ ऑन द बॉयल। जियो पॉलिटिक्स तो चलेगी, ट्रम्प विल कीप ऑन प्लेइंग द वाइल्ड कार्ड, पता ही नहीं क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं। एंड लास्ट इज कंजम्पशन। जब तक रुपए की वैल्यू पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, तब तक हमारे भयंकर लॉसेस होंगे इंपोर्ट्स करने में, और इंपोर्ट्स तो कम हो नहीं रहे। अंडमान का ऑयल रिजर्व्स मिले हैं भयंकर, बहुत भयंकर तरीके से, उसको डेवलप करने में कई साल लगेंगे। निकोबार में, ग्रेट निकोबार में ये लोग सिंगापुर टाइप की सिटी बना रहे हैं जहाँ से वर्ल्ड का 80% ट्रेड पास होता है, और वहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट हब बना रहे हैं। पर इंडियन गवर्नमेंट की स्पीड आपको अच्छी तरह पता ही है कि आज अनाउंस हुआ है तो 5-10 साल तो कहीं नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऑल थ्री फ्रंट्स के अंदर आई एम वेरी होपफुल अगेन, बिकॉज इंडिया कभी झुका भी नहीं है और हमेशा सर उठा के चला है। और इस रिपब्लिक डे पे आपके सभी व्यूअर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि इंडिया को कभी झुकने मत देना, और इंडिया का झंडा हमेशा ऊंचा करके चलना, बिकॉज हमारा भारत महान है। जैसे आपने अभी बोला कि ना इंडिया झुकेगा ना रुकेगा, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि कॉइन की दो पहलुओं को भी हमने समझने की कोशिश किया। बट एग्जैक्टली अगर हम फाइनल वर्डिक्ट में आए, जो स्लोगन है इंडिया ना झुकेगा ना रुकेगा, इसका एक्चुअली में एक स्लोगन ही बन के रहेगा या रियलिटी भी होगा? इंडिया ना बहुत जियोपॉलिटिकल विंड्स में घिरा हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, और वो ये है कि चाहे हम इतने लैंग्वेजेस हों, इतने हमारे अलग अलग रेसेस हों, अलग अलग कल्चर्स हों, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एजुकेशन फोकस सिविलाइजेशन है। तो हर कोई ना नॉलेज पूरी रखता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, और मोदी जी हमेशा सही चीज़ करते हैं लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म में चाहे वो पेन, देखो हर बड़ा लीडर ना शॉर्ट टर्म की पेन देने में घबराता नहीं है, उसको पता है मैं लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कर रहा हूँ, जो ली कुआन यूं ने करा। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंडियंस कंटिन्यूसली देखेंगे कि क्या सही चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि ये सबके भले के लिए है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिचुएशन तो बड़ी डाइसी है, बट आई एम वेरी होपफुल। और पिछले कई सालों में जो जिस तरह से इंडिया ने फेस किया है, उसके बाद भी 2 से 4.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई, और सब कह रहे हैं कि 2030 तक $10 ट्रिलियन की बन जाएगी। विजय भाई, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत छोटी बात नहीं होती। 30 ट्रिलियन का यूएस, 22-23 का चाइना, 10 का इंडिया, या वो लोग थोड़े आगे बढ़ चुके होंगे, तो हम 10 का। हमारे बाद जो है वो जापान है 4 ट्रिलियन का, शायद तब तक 5 का हो गया होगा, 5 का भी नहीं होगा, ग्रोथ ही नहीं है वहां। तो आप बहुत बड़ी ताकत 2030 तक बनने जा रहे हो, उसी को लेके सब रोकने में लगे हुए हैं
चाइना, यूएस, उसी को लेके सब लगे हुए हैं रोकने में। तो बाय ऑल यार्डस्टिक्स ऑफ द लास्ट 12 इयर्स मुझे लगता नहीं इंडिया रुकेगा। सो इट्स ट्रू, यू बिलीव दैट इंडिया ना रुकेगा ना झुकेगा। ना रुकेगा ना झुकेगा, ठोक बजा के रहेगा। जय हिंद। जय हिंद।